बीते कुछ समय से तेल के बढ़ते दाम लगातार आम आदमी की कमर तोड़ रहे हैं। राहत देने के मकसद से मोदी सरकार ने कुछ कदम उठाए तो राज्य सरकारों ने भी, लेकिन राहत बेमानी रही। बैठकों का दौर भी चला, लेकिन हालात सुधरते नहीं दिखते। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने तेल पर लगने वाले टैक्स में इजाफा कर खजाना तो भरा, लेकिन उसके मुताबिक कटौती नहीं की। वहीं सरकार की भी अपनी दलीलें हैं और इस बीच सवाल राज्य सरकारों से भी पूछे जा रहे हैं और विपक्षी दलों से भी। कुल मिलाकर तेल के दामों पर राहत कम, सियासत ज्यादा है। इस बीच कमजोर होता रुपया सरकार की मुश्किलें और बढ़ा रहा है। मामला व्यापार घाटे से जुड़ता है, निर्यात से जुड़ता है, रोजगार से जुड़ता है। तो कुल मिलाकर आर्थिक मोर्चे पर अच्छे दिन की उम्मीद कैसे और कब की जाए, यही सब कुछ समझने की कोशिश आज इंडिया बोले। और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजीव जेटली साहब मौजूद हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जीपी श्रीवास्तव साहब, आप आर्थिक सलाहकार हैं। एसोचैम के हमारे साथ यामिनी अग्रवाल जी जुड़ रही हैं, आप अर्थशास्त्री हैं। हमारे साथ डॉक्टर शालिनी शर्मा जुड़ रही हैं, आप निदेशक हैं स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की। साथ में प्रोफेसर अरुण कुमार, जाने माने अर्थशास्त्री, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता गौरव वल्लभ साहब भी जुड़ रहे हैं। और आप तमाम खास मेहमानों से सवाल करने के लिए देश की युवा पीढ़ी भी यहां पर मौजूद है। लेकिन सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं उससे पहले इसी मुद्दे से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। महंगे तेल पर सियासी संग्राम। दिल्ली में हड़ताल पर पेट्रोल पंप एसोसिएशन। वैट कम नहीं करने का विरोध हो रहा है। मार्केट में पेट्रोल की कीमत आसमान पर है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल की कीमतों में लगातार कमी आ रही है, लेकिन पेट्रोल की बढ़ती कीमतें सरकार के लिए बड़ी चुनौती हैं। तेल की बढ़ती कीमतों का सीधा सीधा असर अर्थव्यवस्था पर होता है। तेल की बढ़ती कीमतों की वजह की बात की जाए तो भारत 80% तेल जरूरतों को आयात करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। रुपया डॉलर की तुलना में लगातार कमजोर हो रहा है, यानी तेल के आयात में जितना हमें पहले खर्च करना पड़ता था उससे ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। बढ़ती तेल की कीमतों का मुद्दा कितना अहम है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पीएम ने पिछले दिनों वैश्विक स्तर की तेल कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक तेल उत्पादकों से भुगतान से जुड़ी शर्तों की समीक्षा करने का अनुरोध किया। टीम न्यूज नेशन। चलिए, सबसे पहला सवाल राजीव जेटली साहब आपसे। फरवरी 2015 मौका था दिल्ली विधानसभा चुनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि अगर नसीब अच्छा है और तेल के दाम कम है तो किसी बदनसीब को वोट क्यों दी जाए। सर, 2018 में नसीब कहां? देखिए, पहली बात यह है कि अगर आप तेल के दामों की बात करते हैं तो तेल के दाम कम से कम हमारी जो नीति होती है, सरकार की नीति होती है, हमारी जो देश के अंदर की नीति है उससे जुड़े हुए नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय नीति से जुड़े हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय नीति पर जब भी प्रभाव पड़ेगा तो उसके दामों का असर हमारे देश में देखने को मिलेगा। लेकिन मुद्दे की बात यह है, हम जब भी विरोध करते थे तेल के दाम बढ़े होने का, इसलिए विरोध करते थे क्योंकि 25 पैसे तेल का दाम बढ़ता था और 1 रुपया दूध का दाम बढ़ता था। 25 पैसे तेल का दाम बढ़ता था और 10 रुपए सब्जी का दाम बढ़ता था। हमने कहा कि हमारी नीतियों के तहत हमने महंगाई के ऊपर पूरी तरह से रोक लगाई है। हमारी सरकार के अंदर महंगाई को नहीं बढ़ने दिया जा रहा। इससे एक बात तो झलकती है कि हमारी ईमानदार नीतियों से गरीब जनता के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ रहा है राजीव जी, मैं समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन आपने कहा कि देखिए साहब, तेल के दामों से भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं है, राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं है। मैंने आप 2.5 रुपए की कटौती क्यों सर? मैंने आपसे असर नहीं पड़ेगा। मैंने आपसे कहा महंगाई नहीं बढ़ने दी जा रही, लेकिन सरकार जो मुमकिन कोशिश कर सकती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तरीके के उतार चढ़ाव आ रहे हैं, जिस तरीके के क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं, हमारा भी योगदान रहा है, हमारी राज्य सरकारों का भी योगदान रहा है। दोनों ने मिलकर यह काम किया कि किसी तरीके से तेल के दाम कम किए जाए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि महंगाई को नहीं बढ़ने देना, दलाली और मिडलमैन को बीच में से हटाना है ताकि गरीब जनता के ऊपर महंगाई की मार ना पड़े। ठीक है, महंगाई का जिक्र करेंगे और अर्थशास्त्रियों से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले गौरव वल्लभ, ये जो फर्क यहां पर राजीव जेटली बता रहे हैं, क्या इस फर्क से आप इत्तेफाक रखते हैं? वो कह रहे हैं कि तेल के दाम तो भले बढ़े हो, लेकिन इसका सीधा असर या कहें सीधी मार आम जनता पर नहीं पड़ने दी जा रही है जो आपके वक्त होता था। जी, अगर ये इन्फ्लेशन के डाटा देखेंगे तो शायद ये ऐसी बात नहीं कहेंगे। इनको ज्ञान नहीं है उस डाटा का, इसलिए ये ऐसी बात बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, ये इन्फ्लेशन का डाटा देखेंगे तो इन्फ्लेशन ने बढ़ना शुरू कर दिया है। और जहाँ तक रिटेल इन्फ्लेशन की बात है, सब्जी, दाल, दूध, सबकी कीमतें जिस तरह से बढ़ रही है वो हम सबको पता है। नहीं, आप मेरा ज्ञान बढ़ाइए, आप ज्ञान बढ़ा रहे थे, अब आपने नारे स्वरूप बात आंकड़े के हिसाब से बताइए। अरे भैया, फिर ये बीच में अनुराग जी,
ऐसे में अभद्रता से नहीं, अभद्रता वो राजीव जेटली नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ पूछ रहे हैं कि तथ्य के आधार पर आप बता दीजिए। 2013-14 में पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी थी 9.5 रुपए प्रति लीटर, जो इन्होंने बढ़ा दी 19.5, 250% एक्साइज पेट्रोल पे। गौरव वल्लभ माफ कीजिएगा, 2013-14 में डीजल पे एक्साइज गौरव वल्लभ माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूं। जो सवाल यहाँ पर राजीव जेटली ने खड़ा किया, बेहतर होगा विपक्ष के नेता के तौर पर उस सवाल का जवाब दें। हम एक्साइज पर वैट पर आएंगे, चर्चा करेंगे विस्तार से। जो राजीव जेटली कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि तेल के दाम बढ़े लेकिन महंगाई नहीं बढ़ी। क्या आप कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है? अरे अनुराग भाई, अगर मुझे लगता है वैट और एक्साइज ड्यूटी में फर्क ही नहीं कर पा रहे हैं भाई साहब। मैं एक्साइज ड्यूटी की बात कर रहा हूं जो केंद्र सरकार लगाती है, जिसने डीजल पे 450% एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, पेट्रोल पे 250% बढ़ा दी। अब बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय। अरे अंतर्राष्ट्रीय कीमत तेल की जितनी नहीं बढ़ी जितने % आपने अपनी एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, उस कारण तेल के दाम बढ़ रहे हैं। गौरव वल्लभ, मैं आऊंगा आपके पास। प्रोफेसर अरुण कुमार की कीमतें सर, जरा आप बताइए, राजीव जेटली कह रहे हैं कि महंगाई नहीं बढ़ रही है, 25% बढ़ गई। देखिए, महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन ऐसा है कि जो महंगाई की दर आज पहले की दर से कम है, लेकिन महंगाई की दर पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तेल एक फैक्टर है, बाकी और भी फैक्टर्स हैं, जैसे कमोडिटी प्राइसेस क्या हैं, आपका ग्लोबल सिचुएशन क्या है, इंटरनल सिचुएशन क्या है, ड्राउट की स्थिति क्या है, आपके पास फूड ग्रेन के स्टॉक्स हैं या नहीं हैं। पर जहां तक तेल का सवाल है, तेल की वजह से दाम बढ़ रहे हैं इस समय, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये सवाल उठता है कि आप क्यों इस समय तेल के दाम इतने बढ़ रहे हैं। वजह यह है, जैसे गौरव वल्लभ कह रहे हैं कि टैक्स काफ़ी है, पहले टैक्स इतना नहीं था, टैक्स अब ज्यादा है, उसकी वजह से तेल के दाम ज्यादा हैं कंपेयर टू अर्लियर। बिल्कुल, मैं आता हूं सर आपके पास। जीपी श्रीवास्तव जी, क्या अंतर्राष्ट्रीय वजह ही सबसे बड़ी वजह है इस देश में तेल के बढ़ते दाम की, जो दावा राजीव जेटली जी का है? देखिए, बहुत हद तक तो उसमें सच्चाई है कि अंतर्राष्ट्रीय प्राइसेस बढ़ी हैं। अगर आप पिछले 52-54 हफ्तों का रिकॉर्ड देखें तो कहाँ $52-54 से बढ़ करके वो $78-77 पर बैरल तक पहुंच गया था। एक तो वो बात रही है, टैक्सेस भी उसके ऊपर जोड़ गए हैं, उसमें भी कोई संदेह नहीं है, वो दूसरा कारण रहा है। यामिनी अग्रवाल, आपको लगता है कि जो पूरा टैक्स पूरा सेक्टर है, पूरा जिस तरीके से आप टैक्स को बांटते हैं पेट्रोल और डीजल के, वो सबसे बड़ी समस्या है जिस तरीके से कंज्यूमर तक तेल पहुंचता है कि 42 रुपए अगर क्रूड ऑयल की कीमत है प्रति लीटर, तो वो जाकर बिकता है 76 रुपए, क्योंकि उसमें अलग अलग तरीके के टैक्स जुड़ते चले जाते हैं। जी, अगर देखें तो एक्साइज ड्यूटीज़ का और वैट का काफ़ी असर होता है। एक्साइज ड्यूटीज़ 12 टाइम बढ़ाई गई हैं। जब पेट्रोल के दाम $45 पर बैरल पे थे, और अभी भी वो एक्साइज ड्यूटीज़ बढ़ कर के रह रही हैं, जिसकी वजह से जो है अगर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में तेल के दाम बढ़ रहे हैं तो उसी बढ़े हुए टैक्सेस की वजह से बढ़े हुए लेवल ऑफ प्राइसेस मिलते हैं आपको मार्केट्स के अंदर। तो अगर आप टैक्सेस को कम कर देते हैं तो प्राइसेस अपने आप कम हो जाएंगी। डॉक्टर शालिनी शर्मा, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा। मेरे पास क्रूड ऑयल से जो कमाई है सरकारों की, उसके कुछ आंकड़े 2017-18 में केंद्र ने तेल से लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। ये 2017 का आंकड़ा है। 2017-18 में ही वैट से राज्यों को जो कमाई हुई है वो लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास की है। और तेल कंपनियों को अगर हम अलग अलग तरीके से देखें तो हर कंपनी की 2017-18 में औसतन कमाई 22,000 करोड़ से ज्यादा है। आप 3 लाख करोड़ से ज्यादा कमाते हैं, आप तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए कमाते हैं, आप 20,000 करोड़ रुपए कमाते हैं। घाटा किसको है तेल की बिक्री से? जब तेल की प्राइस को हम देख रहे हैं, जैसे मैडम ने भी अभी बताया आपको, हम हमेशा देखते हैं कि आपका क्रूड ऑयल किस रेट पे आया। आज की डेट में 28 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से क्रूड ऑयल है। उसको आपने प्रोसेसिंग के अंदर डाला, प्रोसेसिंग करके और आपने जो करा तो 40 रुपये पे आया। उसके बाद आप 82 पे जब आप बेच रहे हैं तो जो 42 रुपीज़ जो आप लगा रहे हैं वो सारा वही है जो आप मुझे बता रहे हैं एक्साइज और वैट का जी। तो ये सारा का सारा पैसा जो सा है वो गवर्नमेंट के पास ही जा रहा है। जो युवा पीढ़ी है उसके सवाल लेते हैं और उसके बाद उन सवालों के जवाब आप ही लोगों से तलाशने की कोशिश करेंगे। कुछ सवाल तेल के दाम को लेकर। मेरा सवाल विपक्ष से है, गौरव जी से, कि देखिए महंगाई बढ़ रही है, तेल का भी, और जनता त्रस्त है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी जनता के प्रति सही में हमदर्दी है या आप इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाकर इनकैश करना चाह रहे हैं? क्योंकि अगर केंद्र सरकार ने जो रेट बढ़ाया है, आपकी राज्य में सरकार है तो उस एक्साइज ड्यूटी कम नहीं कर रही है, उस पर कुछ तो कटौती। क्योंकि हमने देखा अभी कर्नाटका इलेक्शन के बाद वहाँ आपकी सरकार ने तेल का रेट बढ़ाया है।
ठीक है, तो पंजाब और कर्नाटक में क्यों नहीं कटौती हो रही? कुछ और सवाल आप पूछें जी सर, अगर सरकार टैक्स कम नहीं कर सकती तो कम से कम ऐसा कर दिया जाए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर ज़्यादा जोर दिया जाए, उन पर सब्सिडीज वगैरह दी जाए, उनको मैन्युफैक्चर ज़्यादा किया जाए ताकि इनकी नौबत ही ना आए तेल की। ठीक है। पंजाब, पौंडीचेरी और कर्नाटक में 3 जो राज्य हैं, तीनों में डीजल पे जो वैट स्टेट गवर्नमेंट लगाती है वो न्यूनतम है, देश में न्यूनतम है, जो 17%, 18% और 20% है। बाकी राज्यों में 26%, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में 25%, गुजरात में 27% है। तो मैं हमारे जो मित्र हैं उनकी बात से सहमत हूं। हम ऑलरेडी न्यूनतम है, पर और भी इसको हम नीचे लाएंगे, ये मैं आपको वादा कर सकता हूं। लेकिन वो वादा पूरा कब होगा सर? जीएसटी में, अरे भाई जीएसटी में क्यों नहीं लाते? अरे भैया, मैं तो अनुराग जी, अभी न्यूनतम है इनके राज्यों में 26%, हमारे राज्यों में 18%। तो पहले ये 18 तो लाएं, उसके बावजूद भी हम और कह रहे हैं कि हम करेंगे। तो हम न्यूनतम राज्यों में हैं वैट जो डीजल पे लगती है। दूसरी बात, इन्होंने जीएसटी की करी। हमारे नेताओं ने प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को चिट्ठियां लिख दी कि हम जीएसटी में लाना चाहते हैं, पर 27 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो गई, एक के एजेंडा तक में नहीं आया। जीएसटी की 30 बैठकें हो चुकी हैं। तो इंडिया बोले में आज हम बात कर रहे हैं तेल के बढ़ते दामों की और उसका किस तरीके से असर पड़ रहा है अर्थव्यवस्था पर। तमाम तरीके की दलीलें दी जा रही है, लेकिन राजीव जेटली जी एक बात बताइएगा, अभी गौरव वल्लभ ने जीएसटी काउंसिल का जिक्र किया, 30 बैठक अब तक जीएसटी काउंसिल की हो चुकी हैं। सर, ये रॉकेट साइंस है क्या कि आप 30 बैठक तो कर लेते हैं लेकिन पेट्रोल डीजल को लेकर फैसला नहीं कर पाते कि वो जीएसटी के दायरे में आएगा? देखिए अनुराग जी, इस विषय को बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। गौरव जी तो एक प्रवक्ता के तौर पर पार्टी की बात कह रहे हैं, इनकी अगर पार्टी में राज्य सरकारों से बात करेंगे तो इससे बिल्कुल विपरीत बात की जाएगी। देखिए 42% का कंट्रीब्यूशन स्टेट को जाता है, जो सेंटर के पास जितने भी टैक्सेस आते हैं उसके 42% तो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाते हैं, जिसमें कांग्रेस के भी है, दूसरी पार्टियों के भी राज्यों में सरकारें हैं। क्या इस बात को ये एडमिट करेंगे जो 42% सेंटर से हम लेते हैं, एक सेकंड अनुराग जी, उसमें हम कटौती करने के लिए 20-22 राज्यों में आप हैं, क्या वहां पर ईमानदारी है इस मुद्दे को लेकर? प्रोफेसर अरुण कुमार, जीएसटी काउंसिल का बार बार जिक्र किया जाता है, बार बार ये भरोसा दिलाया जाता है कि जीएसटी के दायरे में लाने के लिए कोशिशें की जाएंगी, क्या वाकई ईमानदार कोशिशें दिखती हैं आपको पॉलिटिकल क्लास में? देखिए, ये तो बात सही है कि कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि जीएसटी के अंदर आए पेट्रोलियम प्रोडक्ट, क्योंकि उनका फिर टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगा। जो आपने आंकड़े दिए, अगर आप लाखों करोड़ वहां से कमा रहे हैं तो आप उसको कम तो नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आपका फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, वो और बढ़ जाएगा और उससे समस्या और बढ़ जाएगी। तो इसलिए मेरा मानना है कि अगर जो किसी भी सेंटर को अगर करना है तो अपना टैक्स काट दे। जब कांग्रेस पार्टी अपना जीएसटी का विधेयक ला रही थी जो कानून नहीं बन पाया, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे सही कीजिएगा, उस विधेयक में क्या वाकई जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल आते थे? चिदम्बरम जी ने, राहुल गांधी जी ने जीएसटी काउंसिल में फाइनेंस मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी है कि सर मैं 2014 से पहले के जीएसटी विधेयक का जिक्र कर रहा हूं गौरव वल्लभ, जो आप लेकर आए थे। अगर उसमें पेट्रोल डीजल कानून का हिस्सा नहीं था तो अब आप क्यों राजनीति कर रहे हैं इस मुद्दे पर? अनुराग जी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, उसमें क्या रेट लिखी हुई थी कि इस रेट पे जीएसटी लगेगी? वो विधेयक था, वो ब्रॉड जो जीएसटी क्या होती है उसके बारे में था। तो आप देख रहे हैं इंडिया बोले, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था की। तेल के मोर्चे पर किस तरीके की दिक्कतें हैं ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, रुपया किस तरीके से मुश्किलें बढ़ा सकता है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले इसी मुद्दे से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। हाल के दिनों में सबसे बड़ी चुनौती है डॉलर के मुकाबले रुपये का कमजोर होना। डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। जानकारों के मुताबिक डॉलर की डिमांड का ज्यादा होना, कच्चे तेल की बढ़ी कीमत और लगातार देश के बाहर जा रहे डॉलर की वजह से ऐसे हालात पैदा हुए हैं। अर्थव्यवस्था के हालात पर नजर डालें तो देश में विदेशी मुद्रा भंडार 399.60 अरब डॉलर है। सितंबर में निर्यात 2.15% कम हुआ, वहीं आयात में 10.45% की तेजी देखी गई। ज्यादा आयात चिंता की बात है। अच्छी बात है कि अर्थव्यवस्था की विकास दर 7% से ऊपर है। दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली अर्थव्यवस्था में से एक है भारत की अर्थव्यवस्था। लेकिन अच्छी ग्रोथ रेट के बावजूद रोजगार का मुद्दा अहम बना हुआ है। कुछ जानकारों के मुताबिक अच्छी ग्रोथ रेट के बावजूद रोजगार के क्षेत्र में महज 1% का सुधार हुआ है। टीम न्यूज नेशन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और गौरव वल्लभ, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, साल 2012 राज्य गोवा, मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर
वैट में कटौती करके 0.01% कर देते हैं और उसका सीधा असर दिखता है पेट्रोल के दाम में 11 रुपए प्रति लीटर की कटौती। बीजेपी अगर गंभीर नहीं है, कांग्रेस क्या कभी गंभीर रही 2012 से लेकर 2014 तक या कहिए 2018 तक कि मनोहर पर्रिकर जैसी नजीर पेश की जा सके? देखिए 12 से 14 तक अगर गंभीर नहीं होते तो पेट्रोल की कीमत आज से कम थी, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी कीमत $140 थी, जो आज लगभग $70-75 पर बैरल पे है। हाँ, डबल कीमत होने के बावजूद भी हमने जनता के ऊपर उसका भार नहीं दिया, क्योंकि हमको पता था कि इससे किस तरह जनता को पीड़ा पहुंचती है, किसान को पीड़ा पहुंचती है, गृहिणी को पीड़ा पहुंचती है। तो गंभीर तो है ही। दूसरी, आपने गोवा का जिक्र किया। देखिए गोवा और कर्नाटक, गोवा और पंजाब में बहुत अंतर है, क्योंकि गोवा की इकोनॉमी में पेट्रोल का योगदान एज ए रेवेन्यू बहुत कम है। 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है, बड़े राज्यों में मनोहर पर्रिकर जैसी नजीर जैसी मिसाल कोई पेश करने का साहस क्यों नहीं दिखा रहा बीजेपी में? देखिए मैं पहले शॉर्ट में जवाब देता हूं। मनोहर पर्रिकर जैसा कोई मुख्यमंत्री क्यों नहीं? मैं शॉर्ट में जवाब देता हूं। पहले इन्होंने कहा कि हम जनता के ऊपर अतिरिक्त बोझ नहीं डालते थे। 10.3 जो महंगाई दर थी 10.3 रहती थी, जो आज 4.64 और 5 से ऊपर नहीं जा रही है। मैं मनोहर पर्रिकर जैसा सीएम बीजेपी का कोई और क्यों नहीं? देखिए सबसे पहले बहुत सारे राज्य, चाहे हरियाणा की बात कीजिए, हरियाणा ने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया। रात को ही उसका इनिशिएटिव आया कि हम अपनी तरफ से वैट घटाएंगे। सेंटर ने अपनी एक्साइज ड्यूटी घटाई है, और लेकिन हर राज्य जितना घटाया उससे पार जा चुका है। हर राज्य की 10 दिन में उससे पार जा चुका। मैं आपसे केवल कह रहा हूं हर राज्य की परिस्थितियां अलग हैं। डॉक्टर शालिनी, आपसे समझना चाहूंगा, अगर रुपया कमजोर होता है इसका क्या कुछ मतलब आपको नजर आता है अर्थव्यवस्था के लिहाज से? देखिए, जब आपका रुपया कमजोर हो रहा है इसका ये मतलब है कि जो मैं पहले इंपोर्ट करे, आपको एक सीधे एग्जाम्पल के साथ बताते हैं कि पहले $1 60 रुपए में आता था। 60 रुपया दे के $1 आता था। तो जो चीज़ें मैं बाहर बेचती थी, जो हमारे इंडिया से बाहर जा रहा था, तो 60 रुपये जौन सा है उसके हिसाब से जा रहा था। अब जौन सा डॉलर है अब वो 72 रुपये 73 रुपये के आसपास हो गया। वो पैसे एक केजी 60 रुपए का ही आ रहा है। तो मैं बाहर, अब मेरा जो माल जा रहा है वो सस्ता हो रहा है, पर जो मेरे देश के अंदर माल आ रहा है वो अब महंगा हो रहा है, क्योंकि पहले मैं 60 रुपए के अंदर ले रही थी, अब मेरे को 72 रुपए देने पड़ रहे हैं उसी चीज के लिए। ठीक है। तो इस तरह से जो मेरा ट्रेड है, जो इंटरनल जौन सा है वो मेरे को महंगा हो रहा है, एक्सटर्नल मेरा सस्ता हो रहा है। रुपए के कमजोर होने का मतलब सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड डेफिसिट तक सीमित है, या इसका असर आने वाले दिनों में व्यापक लिहाज से नजर आता है? जी, जब आप देखें अगर 1 रुपये भी गिरता है रुपए डॉलर के मुकाबले, तो 0.13 बिलियन के आसपास आपका इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है। ऐसे ही अगर $1 प्रति बैरल पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो उसका भी बोझ करीब 0.13 बिलियन US के आसपास आपके ऊपर पड़ता है। जैसे जैसे आपका करंट अकाउंट डेफिसिट्स बढ़ रहे हैं, जिसको माना जा रहा है क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, वो 2.5 या 2.8% ऑफ GDP होगा, जिसकी वजह से जो है आपकी आर्थिक समस्याएं बढ़नी शुरू हो जाती हैं। जीपी श्रीवास्तव साहब, एक तर्क ये भी दिया जाता है अर्थशास्त्रियों की तरफ से, एक दलील ये भी दी जा रही है कि साहब रुपया अगर कमजोर हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, आने वाले दिनों में स्थितियां फिर से सामान्य हो जाएंगी। क्या वाकई इस थ्योरी में दम है? क्या वाकई इस दलील में दम है? देखिए, ये बहुत ही नैरो उस पर देखते तभी लगता है, क्योंकि आप टोटलिटी में देखें, आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा हैं या इंपोर्ट ज़्यादा हैं। अगर आपके एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से ज़्यादा हैं तब जो आप बोल रहे हैं वो चीज़ लागू होती है। लेकिन ऐसा तो नहीं है हमारे, लेकिन ऐसा तो नहीं है। आज आप देखिए कि पेट्रोलियम जो है, हम 3rd बिगेस्ट इंपोर्टर हैं। 80-83% पेट्रोल हम आयात ही करते हैं। आपका जो टैक्स कलेक्शन है, इनडायरेक्ट टैक्स का 40% बड़ा आसान है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे आप लगा देते हैं। तो बड़ी सीधी कहावत है, आप चाहे टैक्स करें या एक्स करें। टैक्स का मतलब यह है कि लोग बोलेंगे हमारा दाम बढ़ रहा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट का। एक्स करने का मतलब यह है कि आप कुछ जो सोशल सेक्टर की स्कीम्स हैं उनको जो आप पैसा देंगे कहाँ से ले आएंगे? सबसे इजी है इनडायरेक्ट टैक्स से आप निकाल रहे हैं पैसा। तो ये अगर आप अपने एक्सपोर्ट को इतना बढ़ा सके कि आपके इंपोर्ट को वो कवर अप कर सके, तभी गिरते डॉलर का हमें फायदा, रुपए का फायदा हो सकता है। अन्यथा वो रिवर्स। राजीव जेटली, अगस्त 2013 संसद लोकसभा, विपक्षी नेता सुषमा स्वराज, जिन्होंने ये आरोप लगाया उस वक्त की सरकार पर कि अगर करेंसी गिरती है तो देश की प्रतिष्ठा गिरती है। जो आज हो रहा है, क्या वो देश की साख से जोड़कर ना देखें?
देखिए, पहले इस बात को समझना होगा, जब हम इंपोर्ट की बात करते हैं तो इंपोर्ट में देश का देश की प्रतिष्ठा गिर रही है रुपए के कमजोर होने के साथ? बिल्कुल आ रहा हूं उस बात पे सर। हाँ या ना में कह सकते हैं? मैं जवाब जब तक नहीं दे पाऊंगा उसका निष्कर्ष नहीं निकलेगा। मैं केवल ये बोलना चाहता हूं, जब हम इंपोर्ट की बात करते हैं तो सरकार ने एक नीति बनाई कि सेफगार्ड ड्यूटी लगाई जाए, ताकि वो जो कंपनियां बाहर बैठकर हमें सप्लाई करती हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट इस देश के अंदर आकर करें, क्योंकि 25% इंपोर्ट ड्यूटी बहुत बड़ी होती है किसी भी सेफगार्ड ड्यूटी में। सबसे ऊपर चल रहे हैं। 2013 में जो स्थिति थी क्या वो 2018 में नहीं है? आज रुपया तो गिर रहा है लेकिन देश की साख नहीं गिर रही है राजीव जेटली, हाँ या ना? नहीं, बिल्कुल नहीं गिर रही है देश की साख। आज रुपया गिर रहा है, साख नहीं गिर रही है। नहीं, हर स्तर पे आप किसी भी चीज में जाइए, आप किसी भी चीज में जाइए, आप हमारे आप सोशल इकोनॉमिक किसी भी स्तर पे देखिए, हमारे देश की साख पूरी दुनिया में बढ़ी। लेकिन ये मुस्कुराने का वक्त नहीं है सर। अगर अर्थव्यवस्था सही नहीं है तो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के सामने मुश्किलें नहीं है, पूरे देश के सामने मुश्किलें हैं। नहीं, मुस्कुराने की वजह इनके कुतर्क है। मैं इनके कुतर्कों पे मुस्कुरा रहा हूँ। और मैं बताता हूँ, जो FDI है उसका आउटफ्लो सितंबर में 240 करोड़ का हुआ। इनको पता नहीं, ये तो रटी रटाई बात आके यहाँ बोलना है। दूसरी बात ये बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को प्रॉफिट कर दिया। अरे पब्लिक को लॉस करके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, अरे भाई सोनिया जी लॉस में जा रही हैं, जीपीयू लॉस में जा रहा है, गांधी परिवार भराती है ना पेट्रोल पंप पे जाके, और मोदी जी का मुस्कुराता हुआ फोटो देखती है ना, तो पब्लिक को लगता है प्राइम मिनिस्टर हमारी बेसब्री पे हंस रहे हैं, इसलिए मुस्कुरा रहे थे क्या? वो पेट्रोल पंप पे जब मोदी जी की फोटो मुस्कुराते हुए देखता है ना, जब आदमी जब तेल पे पंप में पेट्रोल भराता है, उसको लगता है मेरी बेसब्री पे हमारा प्रधानमंत्री हंस रहे हैं। आपका तीसरी बात, आपका कार्य क्षेत्र केवल जीपीयू है, हमारा कार्य क्षेत्र पूरा देश है। ऐसे मैं ठीक है। अरे भैया, मैं तो कहिए गौरव जी, कहिए आपको मैं कहिए गौरव जी, कहिए तार्किक बात। फिर एक्सपोर्ट की बात हुई। 2013-14 में एक्सपोर्ट 19.5 लाख करोड़ रुपए था। आपके एक्सपर्ट से पूछिएगा, आज 10.5 लाख करोड़ क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने जिस तरह से GST का इंप्लीमेंटेशन किया, SME सेक्टर छोड़ दिया, खत्म कर दिया पूरा देश में। दूसरा, जिस तरह से डिमोनेटाइजेशन का स्कैम किया, अपना पैसा भरने के लिए पूरे देश की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, एक्सपोर्ट घटा दिए। और आप ऐसी बात तो थोड़े से अकलमंद है, ये इकोनॉमी की जानकारी रखते हैं। राहुल गांधी जी को अकल नहीं है इस बारे में। मैं इनसे एक ही प्रश्न पूछता हूं। राजीव जी, आप भी बोल रहे हो, गौरव वल्लभ भी बोल रहे हैं, GST वो कानून है जो आप दोनों की सहमति से पारित हुआ है। आप दोनों ने एक दूसरे का शुक्रिया कहा था, अब आप उसी GST पर आलोचना कर रहे हैं। ठीक है, प्रोफेसर अरुण कुमार, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं सर, और मैं आपसे समझना चाहूंगा, रुपए की जिस तरीके की हालत है, क्या वाकई सामान्य स्थिति है आने वाले दिनों में? जी नहीं, ऐसा है कि रुपए की जो अवमूल्यन हुआ है उसके पीछे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी है, हमारा इन्फ्लेशन जो बाहर के देशों के ज़्यादा इन्फ्लेशन है उसकी वजह भी है, और तीसरा जो हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है वो भी है। और ये जो रुपए का अवमूल्यन हुआ है पिछले 3 महीने में, उसका रेट बहुत तेज है, इससे स्पेकुलेशन बढ़ गया है। और जो एक्सपोर्टर हैं वो अपना डॉलर वापस नहीं ला रहे हैं और इंपोर्टर ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जो उससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट और ज्यादा बढ़ जा रहा है। सर, लेकिन अगर बहुत सरल भाषा में आप दर्शकों को समझा सकें कि करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या होगा, ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या होगा, नुकसान क्या कुछ होगा? जी हाँ, तो करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब है कि जितना हम बाहर जब भेजते हैं अपना सामान और जो सर्विसेज, उससे ज्यादा जब हम अपने इंपोर्ट करते हैं तो वो डेफिसिट में कन्वर्ट होता है। जब सिर्फ गुड्स को लेते हैं तो ट्रेड डेफिसिट होता है, और जब गुड्स और सर्विसेज को लेते हैं तो वो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। तो ये जब होता है तो इसका मतलब है कि जो हमारा जो कैपिटल अकाउंट है उसमें कितना पैसा आ रहा है और करंट अकाउंट में कितना जा रहा है, उसका जो टोटल डेफिसिट है वो जब बढ़ता है तो उससे जो रुपए का अवमूल्यन होता है जी। तो अगर हम बाहर से कैपिटल ज्यादा आ रहा होता तो वो करंट अकाउंट डेफिसिट को कवर कर लेता, लेकिन इस समय जब पैसा बाहर जा रहा है क्योंकि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो पैसा बाहर ले जा रहे हैं, और क्योंकि जो डॉलर स्ट्रांग हो गया है, अमेरिकन इकोनॉमी स्ट्रांग हो गई है, तो अब यहां से कैपिटल बाहर जा रहा है, तो ये दोनों मिला के हमारी स्थिति कमजोर हो गई है। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि स्टेट्स GST कट करने की हालत में इसलिए नहीं है क्योंकि डेफिसिट इस समय बढ़ा हुआ है, उनका रेवेन्यू शॉर्ट है, तो पहले सेंटर को कट करना पड़ेगा, पर सेंटर तभी कट कर पाएगा जबकि लग्जरी गुड्स के ऊपर वो टैक्स ज्यादा लगाएगा, तभी वो संभव है, नहीं तो इस समय GST में लाने का कोई सवाल ही नहीं उठता इस समय। ठीक है, अगले वित्तीय वर्ष में जो चुनावी साल भी है, मुश्किलें बढ़ने वाली हैं?
जी बिल्कुल बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अभी ऐसा कोई भी वो नहीं है, संभावना नहीं है कि तेल के दाम घटेंगे। ओपेक ने पहले ही कह दिया है कि वो अपनी सप्लाईज कम करके रखेगा, जिसकी वजह से दाम बढ़ेंगे। और यूएस ने जो है ईरान के ऊपर और वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं, तो इन सैंक्शंस के कारण जो ऑयल की सप्लाई है वो कम है। यूएस के पास से भी जो सप्लाईज आनी थी वो भी कम हुई हैं। तो किसी भी हालत में ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि एक टेम्पररी फेज़ है जिसके अंदर हमें तेल के दाम जो है बढ़े हुए नज़र आ रहे हैं। ये तेल के दाम आगे आने वाले स्तर पे $100 भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, जीपी श्रीवास्तव, बहुत संक्षेप में, ईरान से कुछ और मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं अगले कुछ दिनों में तेल के मोर्चे पर? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ईरान से हमारे संबंध ऐसे हैं कि मुश्किलें आए, लेकिन सैंक्शन का उनके ऊपर असर होगा। उसका हमें एक ही तरीका दिखता है कि जो बार्टर सिस्टम है, जो हम उनके साथ ट्रेडिंग रुपी में करते हैं, उससे एक जो मुश्किल है डॉलर की, वो थोड़ी सी हल हो सकती है। तो इंडिया बोले में आज बात तेल के बढ़ते दाम और रुपए की गिरावट को लेकर कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आर्थिक मोर्चे पर किस तरीके की चुनौतियां हैं, और अब समझने की कोशिश ये करेंगे कि दरअसल में समाधान क्या हो सकता है, सुझाव क्या हो सकता है। प्रोफेसर अरुण कुमार, सरकार क्या कदम उठा सकती है अभी जो उसे उठाने चाहिए, जो नहीं उठा पा रही है? देखिए, हमको एक लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। सब कुछ एक साथ तो हो नहीं सकता है। शॉर्ट टर्म में हमें जब पेट्रोलियम गुड्स पे टैक्स कम कर देना चाहिए, चाहे वो जीएसटी में लाएं या ना लाएं, और उसके जो भरपाई है वो लग्जरी गुड्स को टैक्स करके करना चाहिए। और वहां पे इंटरनल टैक्सेस बहुत जरूरी हैं कि जो जीएसटी में जहां कटौती की गई थी लग्जरी गुड्स पे, उन पे वापस 28% किया जाए, जिससे वहां रिसोर्स आए। गौरव बल्लभ, राजनीति नहीं, आखिर में रचनात्मक विपक्ष के तौर पर सुझाव का वो क्या कदम सरकार को उठाने चाहिए जो शायद आपको भी उठाने चाहिए थे जब आप सत्ता में थे? जी, हमने तो उठाए, पर इन्होंने जो नहीं उठाए वो बता रहा हूं। पिछले 4.5 साल में 13 लाख करोड़ रुपया एक्साइज ड्यूटी से कलेक्ट किया है। आराम से 15 रुपये पर लीटर पेट्रोल पे और 15 लीटर पर लीटर डीजल पे कटौती की जा सकती। पहला, ये तो शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में देखिए, रुपया आज एशिया की सबसे वीक करेंसी क्यों हुई और देशों में इतना डिवैल्यूएशन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट है वो जो 13-14 में 19.5 लाख करोड़ से आज 10.5 लाख करोड़ हुआ। छोटी सी बात, इंपोर्ट की बात बता रहा हूं। इंपोर्ट में पेट्रोल ही नहीं, आज फोन, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, उन सब का इंपोर्ट पिछले 1 साल में 37% बढ़ा है, क्योंकि वो मेक इन इंडिया का शेयर तो सर्कस का शेयर हो गया। आज आम आदमी बोलता है कि जीडीपी का मतलब ये हो गया मोदी जी के लिए गैस, डीजल और पेट्रोल। जब भी जीडीपी बढ़ती है तो गैस, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं। पर उतर आए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र में इतना चलता है। लेकिन राजीव जेटली जी, ये जो अर्थव्यवस्था के सामने जितनी चुनौतियां सामने नजर आ रही हैं, जो जानकार भी बता रहे हैं, दिख भी रही है, अच्छे दिन कब? चुनाव से ठीक पहले कटौती होगी क्या? देखिए, पहली बात तो मैं राहुल गांधी जैसी बात नहीं करूंगा जिसका कोई सिर पैर टांग ना हो। मैं केवल ये बोलना चाहता हूं कि हमने कहा कि मार्केटिंग अगर ऑयल की होती है तो हम किसी दिशा में नहीं जा सकते। सरकार का इनिशिएटिव है कि ऑयल फाइंडिंग की तरफ जाना, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना। हम गीगावाट्स में जा चुके हैं। गीगावाट्स की कल्पना भी नहीं कही होगी राहुल गांधी जी को, शायद गीगावाट का मतलब भी नहीं पता होगा। मैं केवल ये बोलना चाहता हूं, आपने सोल्यूशन की बात करी थी, सोल्यूशन यही है, अल्टरनेट सोर्सेज में जाना है, बायोगैस में जाना है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जाना है। हमें हर वो विकल्प ढूंढना है जिससे हमें अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत मिले। सर, क्या ये भी 2022 में करेंगे? मैं राहुल गांधी जी वाली बात नहीं बोलना चाहता, मैं आपका सम्मान करता हूं। बाकी चुनावी वादों की बात करेंगे 2022 में ऑथेंटिक बात करेंगे। ऑथेंटिक बात यह है, अगर आपने ऑयल फाइंडिंग के ऊपर कब होगा किया हो तो बताइए। राजीव जेटली, क्या ये भी 2022 में होगा? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। मैंने आपसे कहा कि रिन्यूएबल एनर्जी की जब हम बात करते हैं, इंटरनेशनल अलायंस में इस बात के सबूत सामने आए जो रखे गए हैं कि भारत ने जो अचीव किया उसकी कल्पना 15 रुपए की कटौती की बात यहां पर गौरव बल्लभ कर रहे हैं। जिस तरीके की कमाई की है सरकार ने टैक्स के तौर पर पिछली सरकारों की तरह, क्या ये कटौती वाकई मुमकिन है? आप भी सोचिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए और इस जरूरी मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए, आप सबका भी अहम सवाल पूछने के लिए। तो इंडिया बोले में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।